नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम काल, जिसे आज आदिकाल नाम से स्वीकार किया जाता है, जाना जाता है, उस नामकरण के संबंध में कितना विवाद रहा उस संबंध में अध्ययन करेंगे। किन किन विद्वानों ने इसके लिए क्या नाम सुझाया है और वह नाम क्यों स्वीकार्य नहीं है, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक स्वीकार किया है और उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया है और वह इसका आधार इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता को मानते हैं। लेकिन आगे चलकर जिस प्रवृत्ति के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया और जिन सांप्रदायिक रचनाओं को उन्होंने छोड़ा, उसके आधार की चर्चा करने के पश्चात उनका दिया हुआ नाम आगे चलकर स्वीकार्य नहीं हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने और भी नाम दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले है चारण काल, जो ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। ग्रियर्सन ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसे पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये ऐसे कुछ कविव्रत संग्रह थे जिसमें न तो काल विभाजन किया गया था और न ही नामकरण की ओर कोई प्रयास किया गया था। आधुनिक काल में गारसा दत्तोशी ने इस्तवार द लाल इतृत्य हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने 738 हिंदी और उर्दू के कवियों का वृत्त संग्रह किया और इसमें भी कोई काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं है। प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा और काल विभाजन और नामकरण की जो चेष्टा है वह हमें इन इतिहासों में नहीं मिलती। ग्रियर्सन के द्वारा प्रथम बार चारण काल नाम इनमें हम देख सकते हैं। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल, राम कुमार वर्मा के द्वारा संधि काल और चारण काल, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीज वपन काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदि काल नाम दिया गया। अब हम विभिन्न मतों की यहाँ पर समीक्षा करेंगे और क्यों ये नाम स्वीकार्य नहीं हुए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल नाम दिया गया है, वह इस काल का समय तो 643 ईस्वी तक पीछे ले जाते हैं, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। उन्होंने इस काल को नाम तो दिया और इस काल की अंतिम सीमा वह 643 ईस्वी तक ले जाते हैं, यानी जब सिद्धों की रचनाओं का प्रारंभिक काल होता है वहाँ तक ले जाते हैं और फिर भी इस काल को वह चारण काल नाम देते हैं और उस समय की कोई चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का वह उल्लेख नहीं कर पाते। वस्तुतः ये जो चारण प्रवृत्ति या रचनाएं हैं, इनका समय या ये रचनाएं हमें 1000 ईस्वी तक भी मिलती नहीं है। जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, उसके पश्चात इस वीरता परक काव्य को हम फलीभूत होता हुआ देखते हैं। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु ने इस काल का नामकरण जो दिया है वह उन्होंने आरंभिक काल या प्रारंभिक काल नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम दिया और ये एक सामान्य संज्ञा है, इसके पीछे किसी प्रवृत्ति का कोई आधार नहीं है। अध्यायों के नाम में उन्होंने भाषा का आधार लिया है। पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद्र पूर्व की हिंदी, रासोकाल, उत्तर आरंभिक हिंदी, इनमें से कोई भी नाम इस संपूर्ण कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करता। साहित्यिक नामकरण के लिए विद्वानों ने माना है कि भाषा का आधार अनुचित है। नामकरण के लिए कोई ठोस और प्रमाणिक आधार होना चाहिए, जो मिश्र बंधु देने में समर्थ नहीं हुए। उन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में ये नाम तो दिए कि भाषा के आधार पर, लेकिन ये नाम किसी ठोस आधार पर स्थापित नहीं है। मिश्र बंधु के पश्चात
शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के लिए निम्नलिखित जो आधार हैं, प्रमुख आधार हैं, उसके आधार पर वीर गाथा काल नाम लेकर उपस्थित होता है। रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वह कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब वह आगे ये भी कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ वह 150 वर्षों के पहले तक ले जाते हैं। 1050 से पहले भी वह स्वीकार करते हैं और प्रारंभिक रचनाओं का समय तो वह 7वीं शताब्दी तक भी ले जाते हैं। लेकिन उस समय वो कहते हैं कि कोई प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती। उन्हें प्रवृत्ति निश्चित होती हुई मुसलमानों की चढ़ाइयों से प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है और आगे उसी प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने इस काल को नामकरण वीर गाथा काल दिया है। और ये चित्तवृत्ति के आधार पर, कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन के आधार पर, इस आधार पर तो वीर गाथा काल नाम को तर्कसंगत मान सकते हैं। लेकिन इसकी जो परिधि है वह बहुत छोटी है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होने वाला वह साहित्य इससे छूट जाता है। भले ही वह साहित्य इसलिए छूटा, शुक्ल जी ने उसे सांप्रदायिक कहा, लेकिन वह हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य अंग है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि खुसरो और विद्यापति तक भी वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। और दूसरा तथ्य यह है, दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य माना, उनका वर्तमान रूप भी आज के संदर्भ में अप्रमाणिक है और कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी आगे की रचना सिद्ध करते हैं। वह समय जो शुक्ल जी ने निर्धारित किया 1050 से 1375 संवत, उससे भी बाद की कुछ रचनाएं सिद्ध होती है। और इस तथ्य से आगे चलकर शुक्ल जी भी स्वयं भी समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि आज जो साहित्य प्राप्त होता है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है और इसे स्पष्ट है कि वह रासो ग्रंथों को संदिग्ध मानते हैं और उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर वीर गाथा काल नाम देना किस दृष्टि से उपयुक्त माना जा सकता है, ये विद्वानों के लिए आलोचना का विषय रहा। और आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन रचनाओं को छोड़ना, यानी जिन रचनाओं को, सिद्धों की रचनाओं को उन्होंने सांप्रदायिक कह के छोड़ दिया, उस पर भी आक्षेप लगाया और उन्होंने कहा कि यदि हम सांप्रदायिकता के आधार पर उसे साहित्यिक आधार नहीं देते हैं कि रचना सांप्रदायिक है, धर्म से संबंधित है, इस आधार पर हम उसे साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं कर सकते, नामकरण नहीं दे सकते, तो फिर आगे चलकर जो भक्ति काल नाम दिया गया वह नाम भी संदिग्ध सिद्ध होगा और उस समय की जो रचनाएं हैं वह भी अस्वीकार्य हो जाएगी। पूरा का पूरा भक्तिकालीन साहित्य है वह हिंदी साहित्य के इतिहास से हमें निकाल देना पड़ेगा।
असुवीर गाथाओं से भी इतर जो काव्य है वह भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है और आदिकाल का नामकरण करते समय हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो हमें इस वीर गाथा काल नामकरण का विरोध आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अधिक किया गया और अन्य विद्वानों ने भी ये वीर गाथा काल नाम स्वीकार नहीं किया। और जो विद्वान हैं उन्होंने जो नामकरण दिए हैं संधि काल और चारण काल, राम कुमार वर्मा ने इसे नाम दिया था संधि काल। ये उन्होंने संधि काल संवत 750 से 1000 माना और चारण काल उन्होंने संवत 1000 से 1375। तो ये नामकरण भी स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि इससे किसी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं होता इन दोनों ही नामों से, न संधि काल से और न चारण काल से। और रामकुमार वर्मा ने संधि काल नाम कहकर अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य का आधार बनाया है। तो फिर हम अपभ्रंश की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं हमें हिंदी साहित्य का प्रारंभ अपभ्रंश के प्रारंभ से मानना पड़ेगा। चारण काल और तीसरा इन पर आक्षेप ये लगाया जाता है कि उन्होंने जो काल है उसका नाम चारण काल कहा लेकिन किसी चारण रचना का उल्लेख वह नहीं कर सके। और रामकुमार वर्मा ने जितने ग्रंथ दिए इस कालखंड में उसमें से केवल एक बीसल देव रासो है वही इस कालखंड की सीमा में आता है और कोई भी ग्रंथ इस काल की सीमा में नहीं आता। वह 750 से 1375 मानते हैं समय इसका, लेकिन इसमें कई परवर्ती रचनाओं को भी उन्होंने अपने अंदर इस कालखंड में शामिल कर लिया है। राहुल सांकृत्यायन इस कालखंड का नामकरण सिद्ध सामंत काल कहते हैं और इसका समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मानते हैं। तो राहुल जी पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने अपभ्रंश को स्वतंत्र भाषा पहला तो स्वीकार नहीं किया, अपभ्रंश का जो साहित्य है वह भी उन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया। और वह कहते हैं इस काल में साहित्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां काम कर रही थी, प्रथम सिद्धों का साहित्य और दूसरा इस के जिनके सानिध्य में जिनके आश्रय में रहकर काव्य लिखा जा रहा था सामंतों का साहित्य, सामंतों की प्रेरणा से रचित स्तुतिपरक साहित्य। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस नाम को सहमति दी। उन्होंने कहा कि उस समय के अनुकूल ये नाम उपयुक्त था, लेकिन आगे चलकर विद्वानों ने कहा कि अपभ्रंश को हिंदी के नामकरण का, हिंदी साहित्य के नामकरण का आधार बनाना उपयुक्त नहीं है। ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। सिद्ध और सामंत शब्द का प्रयोग भी एक साथ उचित नहीं है क्योंकि सिद्ध तो रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक थे और इस नामकरण से उस समय की समस्त प्रवृत्तियों का बोध भी नहीं होता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को नाम दिया बीज वपन काल। ये नाम भी समीक्षकों के द्वारा स्वीकार्य नहीं हो पाया क्योंकि इस नाम से इस काल की किसी काव्य परंपरा का, काव्य रूढ़ी का, किसी काव्य प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। ऐसा लगता है कि बीज वपन यानी यही वह समय है जब से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, जबकि हिंदी साहित्य तो चली आती हुई परंपरा का विकसित रूप है। इस नाम से पहले की परंपरा का बोध नहीं होता है। आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसका नाम दिया गया आदिकाल और ये नाम विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य हुआ और इस नाम के संदर्भ में जो तर्क दिए गए उस आधार पर यह नाम स्वीकार्य है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी को भी इस बात का आभास था कि इस नाम में कुछ चिंतनीय या कुछ ऐसे इस नाम से ऐसी प्रवृत्तियों का बोध होता है जो नामकरण के लिए उपयुक्त नहीं है और उसी को संदर्भ करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रांत धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदि मनोभावपन परंपरा विन्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग, सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सचेत रहे, सावधान रहे तो ये नाम बुरा नहीं है।
तो जो इस नाम से आक्षेप लगाए जा सकते हैं, हो सकती है इससे भ्रांतियाँ, उन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं ही उस पर संकेत दे दिया और इस आधार पर हम इस काल का नामकरण आदिकाल नाम दिया जा सकता है। वास्तव में आदिकाली नाम ऐसा है जो किसी न किसी रूप से सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारना, शिल्प भेद आदि से संबंधित सभी जो गुत्थियां हैं वह इस नामकरण से सुलझ जाती हैं। ये नाम ऐसा है जो व्यापक पृष्ठभूमि का बोध कराता है और जिस पर आगे चलकर हिंदी का विपुल साहित्य खड़ा होता है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पाते हैं। भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के जो आदिम बीज है वह हम इसमें खोज सकते हैं। रचना शैलियाँ हैं वह भी हमें बीज रूप में जो आगे चलकर प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त होती है वह आदि रूप में इसमें मिल जाती हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप आगे के साहित्य में मिलता है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हम इस काल के लिए आदिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त है। बाकी अन्य नामों में विद्वानों और समीक्षकों के द्वारा जो आलोचनाएं की गई वह अधिक तर्कपूर्ण है उस नाम को स्वीकार करने के पक्ष के मुकाबले। अतः निष्कर्ष रूप में इस काल को आदिकाल के नाम की संज्ञा ही देना उचित है और आज सर्वमान्य रूप से इस काल के लिए आदिकाल नाम स्वीकार्य किया जा चुका है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों का अध्ययन किया और उसके पश्चात आदिकाल नाम को स्वीकार करने के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिए गए इस आदिकाल नाम को स्वीकार करने के पक्ष में भी विभिन्न विद्वानों के मतों का अध्ययन किया और आगे की कक्षा में हम आदिकाल के साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।